दोबारा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1861 का भारत परिषद अधिनियम। मैं आपका दोस्त BM राणा। आप सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक पिछले हफ्ते में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। ये भारत परिषद अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी एक्ट महत्वपूर्ण हैं, परंतु भारत परिषद अधिनियम जो है अब बदल गई की बात। इससे पहले के जितने भी 1773 से लेकर के 1833 तक जितने भी एक्ट आए वो चार्टर एक्ट आते थे लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, तो उनको चार्टर बोला जाता था। बीच में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, वो वहाँ के प्रधानमंत्री पिट्स की पहल पर उस एक्ट को लाया गया था, इसलिए उस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। परंतु उसके बाद 1858 में भारत के शासन को ही बदल दिया गया, इसलिए उसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहते हैं। अब जो है ये जो परिषद अधिनियम आया, जो अब हमारे स्पेशल में एक परिषद बना दी गई, भारत राज्य सचिव की परिषद, जो भारत राज्य सचिव परिषद बनाई गई और इसके लिए एक अलग ही प्रावधान कर दिया। अब जो है हमारे देश का शासन ब्रिटेन के अधीन आ गया, तो वहाँ से अब इसको एक भारत परिषद अधिनियम के नाम से अब जो आगे तक एक्ट आएंगे वो परिषद के नाम से जाने जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम के पारित होने की क्या परिस्थितियाँ रहीं। तो सबसे पहले तो 1858 के एक्ट द्वारा जो गृह सरकार में ही परिवर्तन किए गए थे, प्रशासनिक में विशेष कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। एक तो यही सबसे बड़ा कारण है कि भाई जो भी आपने चेंजेस किए 1858 में वो कारगर नहीं थे। तो प्रशासन तो वही का वही रहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लगभग चला आ रहा था। तो यहाँ भी एक विद्रोह की भावना चल रही थी, तो चेंज तो प्रशासन में करना था, परंतु वो हुआ नहीं। तो दूसरा देखते हैं कि 1858 के एक्ट में कानून बनाने की व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया गया था। आप सभी को पता है कि 1858 के एक्ट में जो वायसराय बनाए गए थे, जो वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग को, तो सारा अधिकार उन्हीं के पास दे दिया गया था। और प्रांतीय परिषद जो थी, जो मद्रास, बम्बई, पंजाब की थी, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं था। केवल वायसराय की परिषद ही कानून बना सकती थी। तो इससे भी बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि एक अकेला वायसराय इतने बड़े भारत के देश के लिए कानून बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, और कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय जो समस्याएं थी उनको जानने में असमर्थ हो रहा था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि 1853 के एक्ट द्वारा बनी विधान परिषद का स्वतंत्र रूप में काम करने का प्रयत्न। जो 1853 में एक विधान परिषद बनी थी, सबसे पहला मंत्रिमंडल शुरू हुआ था, वो जो है स्वतंत्र रूप में काम करना चाहता था। वो अपने को ही पावरफुल बनाने लग गया। तो उसका ये प्रयत्न भी इस एक्ट के लिए जो है घातक सिद्ध हुआ, और 1861 का एक्ट सामने आया। अभी 3 साल पहले ही तो 1858 का एक्ट आया था, उसके 3 साल में ही 1861 का एक्ट आया। चौथा पॉइंट देखते हैं कि 1858 के एक्ट में जो त्रुटियाँ थी उनकी समस्याएं 3 साल में इंग्लैंड के अधिकारियों तक पहुंची, और अधिकारियों ने इसको हल करने की सोची। तो इसके लगभग कारण थे कि वहाँ के अधिकारी तो हल करना चाहते थे कि हमारा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छा चले। तो ये भी एक बात, वहाँ के अधिकारी इस एक्ट के 1861 के एक्ट को पारित होने की विशेष एक कारण रहा। अब एक्ट की धाराएं देखते हैं कि वायसराय की परिषद में एक 5वां विधि वृत्ति सदस्य नियुक्त किया गया। अभी देखिए यहाँ पे 2 परिषद बन गई हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता था इंग्लैंड का और इंग्लैंड में ही बैठता था, उसके पास 15 सदस्यों की एक परिषद थी, वो इंग्लैंड में थी, और वायसराय भारत में होता था। वायसराय की एक अपनी सदस्य परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे। अभी तक पीछे आपने देखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसमें 4 ही सदस्य थे,
परंतु जो पिट्स का इंडिया एक्ट आया उसमें सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। फिर बाद में जो 1833 का एक्ट आया उसमें एक विधि वेत्ता सदस्य बढ़ाया गया जो कि मैकाले था, तो वहाँ सदस्य हो गए 4। जब एक विधि सदस्य वहाँ बढ़ा दिया तो यहाँ पर फिर विधि वृत्ति सदस्य नियुक्त किया गया। मैकाले जो विधि वेत्ता था, मैकाले अपने आप में एक वकील था और वो कानून बनाने में सक्षम था, परंतु यहाँ पर जो वायसराय ने ये कहा कि भाई नहीं, हमें एक और विधि वृत्ति सदस्य चाहिए। तो एक तो जो विधि वृत्ति सदस्य 33 से चला रहा था वो तो था ही, और एक सदस्य और जो कानून जल्दी, ये था, ये वकील नहीं था परंतु कानून को जानने वाला व्यक्ति था, ये भी कानून का ज्ञाता था। उनका एक और सदस्य होना चाहिए जो कि हमारे कानून बनाने में हेल्प हो सके। तो 5वां सदस्य यहाँ जोड़ दिया। अब एक तरह से 2 विधि सदस्य हो गए हमारे इसमें वायसराय की परिषद में। अब वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या हो गई 5 और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव की परिषद में हो गए 15 सदस्य, वो थे इंग्लैंड में। अब वायसराय की दूसरा देखते हैं कि एक्ट में क्या बदलाव हुआ। यहाँ पर ये एक बदलाव ये हो गया। दूसरा बदलाव देखते हैं, वायसराय की परिषद को नियम बनाने की सुविधा दी गई। अब ये कहा गया कि वायसराय की जो परिषद है ये 5 सदस्यों की, कि आप भाई भारत के लिए कानून बनाइए और इसका जो है आपको पावर संसद देगी। अब वायसराय सक्षम हो गए कानून बनाने के लिए। वो वायसराय पहले भी कानून बनाते थे परंतु अब सदस्य थोड़ा सा बदलाव किया गया, ज़्यादा नहीं, लगभग चीज़ें वही चली आ रही हैं, थोड़ा सा और बदलाव किया गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, प्रथम बार भारतीय को कानून बनाने में अवसर प्राप्त हुआ। अब वायसराय ने कहा कि मेरे पास 5 सदस्य हैं पर्सनल जो मेरी परिषद में हैं, परंतु मुझे एक कार्यकारी परिषद और बनानी है। वायसराय ने वहाँ सोचा तो उन्होंने वायसराय ने एक कार्यकारी परिषद बनाई अलग से। उसमें उन्होंने क्या करा कि एक तो सरकारी सदस्य प्लस गैर सरकारी सदस्य, एक ये हो गया। अब सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य, इसमें क्या था कि जो सरकारी पद से सदस्य थे, जो कंपनी के अधिकारी या उनके पदाधिकारी थे, एक तो वो रखे जाएंगे। दूसरा नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी सदस्य जो इंडियन होंगे। यहाँ पर इंडियनों को प्रथम बार कानून बनाने के लिए अवसर दिया। तो देखिए, वायसराय की परिषद में जो 5 सदस्य थे उनमें इंडियन के लिए कोई जगह नहीं थी। एक अलग से कार्यकारी परिषद बनाई गई 5 सदस्यों के साथ मिला के। 5 सदस्य प्लस कार्यकारी सदस्य। कार्यकारी जो सदस्य थे 6 से 12 तक हो सकते थे। 5 प्लस 6 से 12, 5 सदस्य तो हैं ही कार्यकारी उनके वायसराय की परिषद में, परंतु कार्यकारी सदस्य परिषद में अलग से 6 से 12 सदस्य होंगे, तो 5 प्लस 6 से 12। तो आप समझ गए होंगे। इसमें जो ऑफिशियल सदस्य थे, जो सरकारी सदस्य थे, तो आप समझ गए होंगे कि उसमें तो इंडियंस को मौका नहीं मिला, परंतु जो नॉन ऑफिशियल सदस्य थे उसमें इंडियंस को पहली बार मौका मिला। और यहाँ पर देखिए, जो बहुमत रहेगा वो ऑफिशियल जो सरकारी सदस्य थे उनका रहेगा, और यहाँ पर पहली बार 3 भारतीयों को मौका मिला नॉन ऑफिशियल जो सदस्य थे उनमें, गैर सरकारी सदस्यों में। इसमें पहले थे राजा बनारस, दूसरे थे महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 सदस्यों को पहली बार भारतीयों को कानून बनाने में यहाँ पर अवसर प्राप्त हो। ये बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। तो आप समझ गए होंगे इस तीसरे पॉइंट को। अब चौथे पॉइंट को देखते हैं कि चौथे पॉइंट में इस एक्ट से बम्बई तथा मद्रास को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी यहाँ पर केंद्रीकरण से, जो केंद्रीकरण का विरोध हो रहा था उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जो पहले व्यवस्था थी 1858 से पहले व्यवस्था थी कि मद्रास और बम्बई जो प्रांत थे वो कानून बना सकते थे अपने लिए, परंतु 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया था। परंतु अब 3 साल बाद 1861 में फिर से उनको कानून बनाने की छूट दी गई, परंतु वो जो कानून बनाएंगे उस पर मोहर वायसराय ही लगाएगा। जब तक वायसराय मोहर नहीं लगाएगा, पास नहीं करेगा, तो वो कानून नहीं माने जाएंगे। ये यहाँ पर
अधिकार दे दिया गया। 5वां पॉइंट देखते हैं, वायसराय को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये प्रथम बार हुआ इंडिया के अंदर, यहाँ से शुरुआत होती है अध्यादेश जारी करने की, जो आज तक चली आ रही है 2021 तक और आगे भी शायद चलती रहेगी, कि वायसराय को जो अपनी परिषद से अलग, जब वो विधान में न हो या कार्य में न हो, उस समय वायसराय किसी भी जरूरी विषय पर, उसे लगता है कि कोई आवश्यक विषय है, जरूरी विषय है, उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह तक कारगर रहेगा और संसद से पास कानून की तरह ही कार्य करेगा। ये पहली बार यहाँ से शुरुआत हो गई अध्यादेश जारी करने की। अब देखते हैं कि इस एक्ट का क्या महत्व रहा। इस एक्ट का ने विधान विकेंद्रीकरण की नींव डाली। तो यहाँ से अब पूरी तरह से विकेंद्रीकरण की नींव पड़ गई, क्योंकि मद्रास, बम्बई, पंजाब आदि प्रांतों को जो है कानून बनाने की छूट दे दी गई। इस एक्ट द्वारा भारतीय को कानून बनाने में अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल हुआ जी। नॉन ऑफिशियल जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी परिषद थी, एक अलग से बनाई गई थी वायसराय की परिषद से अलग, उसमें नॉन ऑफिशियल जो पद थे उनमें भारतीयों को मौका मिला। इस अधिनियम के द्वारा, तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा निर्मित भारतीय शासन का ढांचा ब्रिटिश शासन के अंत तक बना रहा। इसमें जो ढांचा बना दिया, जो उन्होंने सेटिंग कर दी, वो 1947 तक बना रहेगा, ऐसे इसी रूप में लगभग चलता रहेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, इस एक्ट द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की प्रारंभ की। अब ये विभागीय प्रणाली देखिए 1861 से प्रारंभ होती है। आज भी ये व्यवस्था है कि हर एक मंत्री को अलग अलग पद दिए जाते हैं, अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। सभी मंत्री या कोई भी जो वायसराय की परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य थे, वो किसी भी विभाग को देखते थे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो खिचड़ी पकी हुई थी। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार विभागीय प्रणाली प्रारंभ की। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब ये क्या था कि देखिए, वायसराय की परिषद में 4 सदस्य थे, प्लस यहाँ पे 5वां सदस्य जोड़ दिया, और इन 5 सदस्यों को अलग अलग विभाग दे दिए। तो इसमें देखिए कौन कौन से विभाग दिए। तो 5 सदस्यों को, पहले सदस्य को दिया जी देखिए गृह विभाग, होम, पहले सदस्य को गृह विभाग दिया। दूसरे सदस्य को सेना का विभाग दिया। तीसरे को लॉ के लिए दिया कि आप कानून विभाग देखिए। और चौथे सदस्य को राजस्व, चौथे सदस्य को राजस्व दिया, और 5वें को वित्त का जो है और वित्त विभाग सौंपा गया। कि एक को वित्त का देखा गया कि यहाँ पे पहली बार बजट की व्यवस्था एक तरह से बनाई गई कि क्या बजट हो। और इसके अलावा आगे आने वाले समय में 1874 में इसमें वायसराय की परिषद में एक 6ठा सदस्य भी जोड़ दिया जाएगा, जो PWD का विभाग देखेगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो वो पब्लिक के लिए जो वर्क होगा, उस डिपार्टमेंट को 1874 में जोड़ा गया। तो ये विभागीय प्रणाली हो गई। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस एक्ट में भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। ये एक छोटा सा मिनी पार्लियामेंट बन गया, यहाँ पे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस 1861 का। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 5। इस एक्ट द्वारा विकेंद्रीकरण की नींव डाली, जिसके फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय सुशासन प्राप्त हुआ। तो आप पहली 2 पॉइंट में आ चुका है, विकेंद्रीकरण की नींव डाली, अलग अलग प्रांतों को अपने अपने लिए कानून बनाने, क्योंकि वही प्रांत वहाँ की समस्या को अच्छी तरह समझ सकते थे। ये यहाँ की विकेंद्रीकरण की नींव डल गई और 1935 में प्रांतीय सुशासन इसी विकेंद्रीकरण के वजह से प्राप्त होगा। अब ये एक्ट देखिए, यहाँ तक कितना बढ़िया लग रहा था, इतने अच्छे काम इसमें हो गए, परंतु इस एक्ट में भी कुछ दोष रह गए। इस एक्ट द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के कार्य को पृथक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी यहाँ पर कमी हो गई। देखिए, जैसे
यहाँ पर जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की गई थी, अलग अलग कार्य देखने के लिए व्यक्ति जितने भी परिषद में थे उन्हें अलग अलग कार्य दिए गए, परंतु केंद्र और प्रांत के कार्य क्षेत्रों को बांटा ही नहीं गया। प्रांत भी उन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, केंद्र भी उन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, और दोनों का टकराव हो रहा है। और वायसराय जो है प्रांतों की बात नहीं मान रहा, और प्रांत जो है, प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो वायसराय की बात नहीं मान रहे हैं। एक सबसे बड़ा यहाँ पर दोष हो गया। दूसरा, इस एक्ट ने अंग्रेजी संसद में स्थापित विधानमंडलों के नमूने पर भारत में कोई प्रतिनिधि सरकार स्थापित नहीं की, यानी ना ही ऐसे उपनिवेश, इसके अतिरिक्त जहाँ अंग्रेजों के उपनिवेश थे वहाँ पर भी जो उन्होंने सरकारी ढांचा स्थापित कर रखा था, उस तरीके का विधानमंडल का यहाँ पर ना विधानमंडल ना विधान परिषद टाइप की अलग अलग जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा सके, जो एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकें और कार्य कर सकें, इस तरह की प्रतिनिधि सरकार स्थापित नहीं की जो सीधे क्राउन के प्रति जिम्मेदार होती और जो उत्तरदायी होती क्राउन के प्रति। यहाँ पर क्या करा गया कि जो वायसराय थी उसके 6 सदस्य थे, वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, और जो वायसराय ने कार्य परिषद बनाई थी वो भी वायसराय मनोनीत कर रहा था, वो भी 2 साल के लिए, और फिर नए सदस्यों को 2 साल बाद मनोनीत करता था। परंतु ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तो जनता का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर त्रुटि हो गई। इस एक्ट द्वारा, तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस एक्ट द्वारा वायसराय की निरंकुशता में वृद्धि हुई। यानी इस एक्ट से, क्योंकि जब क्षेत्र ही नहीं बटे हुए थे, ना केंद्रीय क्षेत्र बटा हुआ था ना प्रांतीय क्षेत्र बटा हुआ था, तो वायसराय पावरफुल होता चला गया, और वायसराय जो लेफ्टिनेंट गवर्नरों की और उनके परिषदों की बात नहीं मानता था, और उसकी निरंकुशता बढ़ती चली गई, यानी वो पावरफुल होता चला गया। चौथा पॉइंट देखते हैं, नई परिषद का कार्य केवल कानून बनाने का था, इसके अतिरिक्त किसी और कार्य करने की अनुमति नहीं थी। तो नई परिषद जो बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद, उसका कार्य केवल कानून बनाने का था, प्लस उसमें असल में कानून तो वायसराय की परिषद बनाती थी, और जो यहाँ पर इंडियन थे वो वित्त वगैरह आदि से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकते थे, और वो वहाँ पर उनको उसका जवाब दिया जाए या ना दिया जाए, ये भी जो है ऑफिशियल सदस्य और वायसराय की परिषद पर निर्भर था। और इसमें भी जो मिलिट्री यानी सैनिक, धर्म, विदेशी कार्य, राजस्व से संबंधित जो मामले थे उन पर इंडियंस सवाल नहीं पूछ सकते थे। तो इसमें ये दोष थे। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसके अतिरिक्त 1861 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट दिया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना, भारतीय असैनिक अधिनियम बना, ये सब 1861 में हुए। इंडियन पेनल कोड 1860 में बन चुका था, 61 में उसको लागू किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो ये प्रथम परिषद अधिनियम है, इसको 1861 को ही प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता जो है लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, क्योंकि उस समय वही वायसराय थे। भारत में किस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई? तो 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1861 के एक्ट द्वारा ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, जो आज तक चल रही है। कानून निर्माण कार्य में प्रथम बार भारतीयों को अवसर किस एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ? देखिए, प्रथम बार मैं आपको बता चुका हूँ, 1861 में जो वायसराय की ने अलग से कार्यकारी परिषद बनाई थी, उसमें नॉन ऑफिशियल पदों पर भारतीयों को प्रथम बार जो है अवसर प्राप्त हुआ। उसमें भी 3 सदस्य रखे गए, वो भी राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और बाकी आम भारतीयों को नहीं रखा गया। ये जितने भी थे ये सब अंग्रेजों के चाटुकार थे, और यही उन्हीं की बातों को करते थे।
इंडियंस की बात ये कुछ नहीं करते थे। तो मैं समझता हूँ आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।